हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। तो रिवाइज इंडिया की बात है और बच्चा बच्चा जो है रिवाइज कर रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके अमित सर लेकर आए हैं पहला चैप्टर मैथ्स का वास्तविक संख्याएं। और ये जो चैप्टर है बेटा रिवाइज करेंगे केवल 30 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है, लाइक हो सकता है बेटा, फटाफट से कर दो और फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या रिवाइज करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे, संख्याओं का जो ज्ञान है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है वो भी समझेंगे। उसके बाद अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उस पर जो एल्गोरिदम पर सवाल आता है वो भी सीखेंगे। इसके बाद बच्चों अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण, यानी कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए कैसे आती है एग्जाम में, वो भी देखेंगे। तो इसके बाद बच्चों बात करते हैं, अगर आपको डिटेल में लेक्चर्स को पढ़ना है, वन शॉट पढ़ना है, तो बेटा उसके लिए आप जो डिटेल लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इस क्लास में तो हम लोग चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम होते हैं तो हमें एक कोई छोटी सी वीडियो चाहिए होती है जिसमें हम पूरा चैप्टर को फटाफट फटाफट रिवाइज कर लें और हमें सारी चीजें याद आ जाए। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? देखिए, कभी भी किसी भी चीज को गिनना होता है तो जो गिनती गिनने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब गिनती कहां से शुरू होती है? गिनती शुरू होती है बेटा एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए आपके घर में कितनी मेज है, आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके जिले में जो है कितने पेड़ लगे हुए हैं। अगर मैं इन सब की बात करूं तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? हम शुरुआत करते हैं एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते कहां तक? अनंत तक। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? इन संख्याओं को बच्चों नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगली हमारे पास संख्याएं हैं वो कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी और प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या किया, जीरो को भी मिला दिया, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को भी शामिल कर लिया तब प्राप्त समूह को हमने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं वाले समूह में नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हमने इसको रख दिया, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से चलता जा रहा था कहां तक? अनंत तक। ठीक है, और ये जो संख्याएं थी इसको हमने क्या नाम दिया? इन संख्याओं को हमने नाम दिया होल नंबर्स का, यानी कि पूर्ण संख्याओं का। प्यारे बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके साथ हमने जीरो को मिला दिया, इसे हमने क्या बोला? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। कई बार पूछा जाता है कि क्या जीरो जो है प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, तो आपका जवाब होगा पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो से गिनती शुरू नहीं होती। इसके बाद अगली जो बच्चों बात है हमारे पास, अगली जो संख्याएं हैं वो कौन सी है? नेक्स्ट है हमारे पास भिन्न संख्याएं। तो भिन्न कौन सी होती है बेटा? भिन्न जब होती है जब हम किसी चीज का हमें हिस्सा बताना होता है या हमें किसी वस्तु का भाग बताना होता है। जैसे मेरे पास एक रोटी है, अब मेरे जो है दो भाई बहन है और हमें तीनों को मिल बांट करके खाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस रोटी का ना 3 हिस्से कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक रोटी थी और मैंने एक रोटी के 3 हिस्से कर दिए, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं 1/3। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बच्चों भिन्न। क्यों भिन्न कहला रही है? क्योंकि ये बच्चों कैसे है, ये आपका अंश हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे। नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे बच्चों की? देखिए, भिन्न जो होती है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। भिन्न कभी भी क्या नहीं होगी बच्चों? नेगेटिव में नहीं होगी, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकती है जैसे कि 3/4, ये ऐसे भी हो सकती है जैसे 7/5, है ना। ये सब क्या है? ये सब भिन्न है, जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं और भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसके बाद अगली जो संख्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन फिर हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें जीरो से छोटी संख्याओं को दिखाना था। अब जीरो से छोटी संख्याओं को दिखाने के लिए हमारे पास कोई भी संख्याएं नहीं थी, तो हमने जो है उन्हीं संख्याओं के साथ में ऋण चिन्ह लगा दिया, तो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं आ गई। अब ऋणात्मक संख्याओं को हमने पूर्ण संख्याओं के साथ रख दिया, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या थी? देखो, हमारे पास संख्या थी 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सारी संख्याएं थी। फिर हमारे पास जीरो आया, हमने जीरो को भी मिला दिया। अब जीरो के अलावा हमारे पास यहाँ पर ऋण संख्याएं भी थी, ये सारी की सारी ऋण संख्याएं थी। इनको जब हमने मिला दिया तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने एक नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है हमारे पास जीरो। जीरो भी क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है। वो बात अलग है कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आया सभी को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है
कि पूर्ण संख्या के साथ यदि हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक है, तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्याएं बच्चों वो सारी की सारी पूर्णांक के अंदर आ रही हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। और इसीलिए या तो हम इसे आई से दिखाते हैं या फिर इसे हम जेड से दिखाते हैं, आई या जेड से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगली जो संख्याएं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो देखो बेटा हमने क्लास 9th में भी पढ़ा, क्लास 8th में भी पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा कि वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें शर्त क्या होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि हमारे पास है -3, क्या -3 को p बटे q रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि या तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो या फिर p बटे q के रूप में बदला जा सकता हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चाहे हम इसे p बटे q रूप में बदल भी सकते हो, अभी तो ये p बटे q रूप में नजर नहीं आती, पर इसको बेटा हम ये भी तो लिख सकते हैं ना -3/1, क्योंकि अगर 1 से भाग देंगे तो -3 ही आएगा। अब ये कौन सा रूप हुआ, ये जो आपका रूप हुआ बच्चों, ये p बटे q वाला रूप हुआ, ये p बटे q वाला रूप है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या कह रहे हैं। और शर्त क्या थी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर q कितना है, 1 है, 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q रूप में लिखा जा सकता है या बदला जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक संख्या आती है -4/5, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसका ये p बटे q रूप में है और इसका q जो है वो 0 नहीं है। अब जैसे कि आपका 22/7 है, तो बेटा 22/7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी किस रूप में है, p बटे q के रूप में है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 0, तो क्या 0 परिमेय संख्या होगी बेटा, इसका आंसर होगा हाँ। क्या 0 परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों है, क्योंकि 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे में -2 भी लिख सकते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/240 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो आंसर तो 0 ही आता है। इसलिए बेटा आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, आप कैसे भी लिखो इसको, आएगा तो 0 ही। ये रूप कौन सा है, ये p बटे q रूप है, ये भी p बटे q रूप है, ये भी p बटे q रूप है। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि देखो q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है पर q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर p 0 है, q तो 1 है, यहाँ पर p 0 है, q तो -2 है, यहाँ पर p जो है वो 0 है लेकिन q क्या है, 240। तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। चले आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसके बाद अगली जो संख्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगली संख्या है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं को ना तो हम p बटे q रूप में बदल सकते, ना p बटे q के रूप में लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है बच्चों, पाई। आप देख सकते हैं कि पाई का मान जो है वो क्या होता है, भाई पाई के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। पाई का मान होता है 3.141595 है ना, 3, 5, और इसके बाद भी बच्चों ये चलता जाता है। अब जब हमें यही नहीं पता कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो हम दशमलव हटा के बटे में कितनी जीरो लगाएं। जैसे मान लो 3.44 है, तो मुझे ये पता है कि भाई यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटा के मैं बटे में 2 जीरो लगा दूंगा। यहाँ तो मैं बदल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप दशमलव हटा देंगे तो ये नहीं पता कि कितनी जीरो है बटे में, तो इसलिए इसे आप p बटे q रूप में नहीं बदल सकते। इसलिए इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। जैसे कि आपका √2 है, √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, और √5 हो गया, जिन संख्याओं का हम पूर्ण वर्ग मूल नहीं ले सकते। जैसे कि अब मान लो आपको वर्गमूल के अंदर क्या दे दिया जाए, 16 दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या देख पा रहे भाई, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को वर्गमूल के अंदर है, 16 तो किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, यानी 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 को आप 4/1 रूप में लिख सकते हो, p बटे q रूप हो गया, मतलब परिमेय संख्या है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि पाई और 22/7 दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है। पाई जो है वो अपरिमेय है, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो हमारे बहुत सारी संख्याओं के बारे में जाना कि भाई परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, एक चोले में, एक थैले में रख देते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। उस पूरे थैले का नाम, उस पूरे झोले का नाम क्या रखा जाएगा, वास्तविक संख्याएं रखा जाएगा। उसके अंदर दो ही तरह की संख्याएं आती हैं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक आती हैं।
आप पूर्णांक में क्या देख पा रहे हो, अगर यहां से जो देखोगे आप 0 1 2 3, तो ये तो कौन सी संख्याएं हैं, 0 1 2 3, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। देख रहे हैं हम पूर्ण संख्या 0 1 2 3। अगर पूर्ण संख्याओं के अंदर आप देखोगे 1 2 3 और इससे आगे जो संख्याएं जा रही हैं, ये तो क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है, गिनती वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब ये क्या देख पा रहे हैं हम कि भाई परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं आती है और पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आती है। तो सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बेटा इसमें तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांकों को आप यहां देखोगे तो नहीं है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। पर इसका उल्टा सही है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक है, क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये डायग्राम बना करके आप इसको आराम से ध्यान रख सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सम संख्याएं। अब ये कौन सी संख्याएं होती हैं, तो भाई 2 से पूरी तरीके से भाग होने वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। अर्थात शेषफल शून्य नहीं, मतलब कि शेषफल जो है वो शून्य होना चाहिए। अगर शेषफल शून्य है तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास क्या है 944 है। अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूं तो क्या होगा बच्चों, देखो 2 चौक 8, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच गया 4, भाई 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे बच गया 4, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर यहाँ पे ये वाला जो 4 है वो उतार लिया, फिर 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, और 4 में से 4 घटाया तो शेषफल आ गया आपके पास 0। इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो आपकी एक सम संख्या है। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि आप क्या करो, आप तो बस इकाई का अंक देखो। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, या फिर 4 आ रहा है, या फिर 6 आ रहा है, या फिर 8 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। सिंपल जो 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10 12 14, है ना, और इस तरीके से आगे चलती जाती है। 2 के पहाड़े वाली 2 4 6 8 10 12 14, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगली जो संख्या है उसके बारे में बात करते हैं, वो है विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन होती है, जो सम संख्या नहीं होती वो विषम संख्या होती है, या ये भी कह सकते हैं 2 से पूरी तरीके से भाग ना होने वाली, है ना, जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। पहचानते कैसे हैं, पहचानने का तरीका यह है कि जो इकाई वाला अंक है, इकाई वाले अंक पर क्या होगा, 1 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 7 होगा, और या फिर तो क्या होगा 9 होगा। अगर इनमें से कोई सा एक अंक है तो वो संख्या कैसी होती है, विषम संख्या। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, 3 7 6 5 4 9। तो आपने क्या देखा, आपने जो है इसका इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक कितना है 9, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है, और जब आप इसको 2 से पूरी तरह भाग दोगे तो नहीं होगा, ये दशमलव में जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में भी आती हैं और दूसरी बाकी संख्याओं के पहाड़े में भी आती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखनी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब वो संख्या जिसके पहाड़े में आती है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ 36 के लिए, तो 36 जो है किस किस के पहाड़े में आएगा, 36 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है, और 9 के पहाड़े में भी आता है, फिर 18 के पहाड़े में भी आता है, और 36 खुद अपने 36 के पहाड़े में भी आता है। तो यानी 36 देख रहे हो कितनी सारी संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 गुणनखंड हैं। तभी तो उन्होंने बोला 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर है तो वो आपकी संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 4 का। क्या 4 जो है भाज्य संख्या है, तो इसको देखो 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, और 4 खुद अपने पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड है, 1 भी है, 2 भी है, और 4 भी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, देखो इसके कितने गुणनखंड हैं, इसके बेटा 3 गुणनखंड है, एक ये एक ये एक ये, 3 गुणनखंड हो गए ना। उन्होंने बोला है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा बिल्कुल सही बात है, 3 गुणनखंड है, मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद अगली भाज्य संख्या आती है 6, 6 के बाद अगली भाज्य संख्या आती है 8, 8 के बाद आता है 9, और इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगली है आपके पास अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं
जो केवल खुद से भाग होती हैं। अब ये संख्याएं थोड़ी सी ढीठ होती है, थोड़ी सी जिद्दी टाइप की होती है कि भाई देखो ऐसा है, मैं किसी के पहाड़े में नहीं आऊंगी, मैं तो सिर्फ मेरे पहाड़े में आऊंगी, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आऊंगी। तो इनको हम बोलते हैं वे संख्याएं जो केवल स्वयं से भाग होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके ठीक कितने गुणनखंड होते हैं, ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है 13, 13 किसके पहाड़े में आता है, या तो 1 के पहाड़े में या फिर खुद अपने पहाड़े में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या है 17, 17 किसके पहाड़े में, या तो 1 के पहाड़े में आता है या खुद अपने पहाड़े में आता है। तो इनके दो दो गुणनखंड है, इसके एक ये एक ये, एक वो एक वो, तो दो दो गुणनखंड है, या कह सकते हैं ठीक 2 गुणनखंड है। कितने, ठीक 2, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं। और देखो 13 तो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आता है, तो ये खुद से ही तो भाग होगा। 17 के लिए भी वही बात है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाता है, फिर 15, फिर 17 आ जाता है, फिर 19 आ जाता है, और इस तरीके से ये आगे चलती जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इस टाइप से आगे चलते जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। ये कौन सी संख्याएं होती हैं। अब देखो सहभाज्य होने के लिए बच्चों संख्याओं का भाज्य होना अभाज्य होना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये कोई भी 2 ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है। अब देखो HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है। जैसे कि आपके पास एक संख्या है 3, आपके पास एक संख्या है 5। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा में 1 लिख सकते हो। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा में 1 लिख सकते हो। तो इनका अगर आप कॉमन निकालोगे, मतलब इनका अगर आप HCF निकालोगे, तो दोनों में एक ही तो कॉमन है, यानी HCF कितना आया, 1 आया। अब मान लो आपके पास एक संख्या है 4, आपके पास एक संख्या है 6, 4 और 6 है, ठीक है, या 4 और 6 की बजाय ले लो 4 और 7 है। तो बेटा 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो कितना, या 8 और 9 ले लो, है ना, 8 और 9 ले लिया। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। अगर इसमें कॉमन निकाले तो कॉमन क्या आ रहा है, मुझे आप ये बता दो, इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए। तो इनका HCF आना चाहिए, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसको आप गुणा में 1 करके तो लिख सकते हो ना, इसको भी गुणा में 1 करके लिख सकते हो कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 3 तिया 9 और 9 एकम 9, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया, अब दोनों में कॉमन आ गया 1, यानी HCF कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब 8 और 9, ये जो जोड़ा बना 8 और 9 का, इसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आता है वो अब सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो यहां पर ये भी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। 9 भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो मैंने आपको यही तो बताया, सह अभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक, चलो अब आपके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा तो वही है जिसपे एक ऐसी रेखा जिस पर हम अपनी सभी संख्याओं को दिखा सकते हैं। प्लस अनंत की तरफ चलते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस अनंत होता है, बिल्कुल बीच में क्या होता है 0, फिर 1, फिर 2, है ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं। इधर चलते हैं तो क्या आता है आपका, माइनस का 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3 आता है, माइनस का 4 आता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, इसी में जब हम 0 के दाईं तरफ चलते हैं तो सारी प्लस संख्या यानी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं। इसी पर हम जानते हैं, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 3.14 लगभग तो यही होता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 3 से थोड़ा सा आगे यानी यहीं कहीं पर आएगा पाई। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों अगर मान लो मुझे 1/2 को दिखाना है, तो 1/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका 1/2। तो ये एक ऐसी संख्या रेखा है जिस पर हमने अपनी सभी संख्याओं को दिखाया है, इसलिए इसे हम कौन सी संख्या रेखा बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा इसे हम कहते हैं, क्योंकि इस पर हमने अपनी हर एक प्रकार की संख्या को दिखाया है। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है, अगर आप 1 से देखोगे, 1 से आगे वाली ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं, ये तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। और अगर आप 0 से देखोगे कि भाई 0 से आगे चला जाए तो ये कौन सी संख्याएं, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। अगर आप इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लो, मतलब ये पूरी की पूरी यहाँ से इन संख्याओं को अगर और आगे तक देखा जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहला रही है, पूर्णांक कहला रही है, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, शून्य है। शून्य जो है वो ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है। ठीक, ये जो आपका पाई है ये कैसी संख्या है, ये आपकी बच्चों अपरिमेय संख्या है, ये पाई अपरिमेय संख्या हो गई। ये जो 1/2 है ये क्या हो गई, ये आपकी जो है बच्चों परिमेय संख्या हो गई।
1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। तो अपने संख्या रेखा पर हमने हर प्रकार की संख्या को दिखाया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या, हमारे पास सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और इस टाइप से ये आगे बढ़ती जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम 2 से काटते हैं संख्याओं को, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरीके से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक संख्या दी हुई है 126। अब 126 को मैं सबसे पहले किससे काटूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक बच्चों सम संख्या है, ये 2 से भाग हो जाएगी। 2 से काट के देखते हैं, तो 2 से भाग हो जाएगी, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6। अब ये किससे भाग होगी, इसको फिर हम 2 से काट के देखेंगे, नहीं कटेगा, फिर किससे काट के देखेंगे, 3 से। तो ये 3 से कट जाएगा, यानी 3 एकम 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्या ये फिर से 3 से कट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 3 सत्ते कितना होता है 21। अब देखो 7 आ रहा है, 7 तो किसके पहाड़े में, खुद के पहाड़े में आता है, यानी 7 जो है वो 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7। इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो हमने 126 के ना टुकड़े कर दिए हैं, 126 के हमने खंडन कर दिया, उसका खंडन कर दिया, उसको तोड़ दिया है, किसमें, 2 में, 3 में, 3 में, 7 में, है ना। ये 2, 3, 3 और ये 7 में हमने गुणा के रूप में तोड़ा है। इसी को ही क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंडन कहा जाता है, क्योंकि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि ये जो आपकी संख्या थी 126, ये क्या थी बच्चों, ये आपकी एक भाज्य संख्या थी। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक प्रमेय है, और वो प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखो हमने क्या किया, हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है, यानी कि लिख करके दिखाया है। और ये जो गुणनखंडन होता है, ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि बच्चों ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये मतलब दुनिया में एक ही होगा, इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। बस आप क्या कर सकते हो, आप क्रम बदल सकते हो, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने क्या लिखा भाई, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 15। अब 15 को आप क्या कर सकते हो, 3 पंजे 15 लिख सकते हो, या 15 को 5 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो, 5 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, 5 तिया 15 लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्याएं तो नहीं बदली, पहले भी 3 और 5 थी, अभी भी 3 और 5 है, लेकिन आपने क्या बदला, आपने बस उनका क्रम बदल दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 को पहले कर दिया, 3 को बाद में कर दिया। तो क्रम बदला जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा, संख्याएं नहीं बदलेंगी। वही यहां पे लिखा हुआ है कि क्रम के बिना, यानी क्रम को छोड़कर बाकी जो संख्याएं होती हैं वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। 15 ऐसा नहीं है कि 4 के पहाड़े में आने लग जाएगा, 15 हमेशा 3 और 5 के पहाड़े में ही आएगा। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक संख्या है 36, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ जाएगा, है ना। तो यानी 36 जो है वो 2 और 3 यही रहेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब मैं ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूँ, इस 3 को इधर लिख दूं, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, इस 2 को इधर लिख दिया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तब भी तो गुणा वही आएगी, तब भी तो 36 ही आएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तब भी 36 ही आ रहा है। तो यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, अच्छा संख्या रेखा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद आता है बेटा एक इंपॉर्टेंट सूत्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास, जो क्या होता है कि भाई अगर पहली मतलब आपको 2 संख्या दे दी जाए तो उनका एचसीएफ और एलसीएम जो है उनका गुणनफल उनके एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आपके पास एक संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी। अब आपने इन दोनों का क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, आपने इन दोनों का एलसीएम निकाला। तो अगर आप एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हो और अगर आप इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हो तो ये दोनों गुणनफल आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इसके लिए हमें जांच करना है, चेक करना है, कैसे करेंगे, 36 और 24। तो पहले हमने क्या किया, 36 को जो है 2 से काटा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर अब ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, 36 को हमने 2 से काटा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 बचा कितना, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 में 18। अब 9 तो 3 से ही कटेगा, 3 तिया 9 और 3 भी 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। यानी हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर अगला क्या है 24। अब देखो हमने 24 के गुणनखंड किए, तो भाई 24 को भी आप ऐसे ही तोड़ सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले इसको 2 से काटा तो क्या आया, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटा तो 6 दूनी 12, फिर 2 से काटा तो 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। यानी 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो।
तो दोनों में कॉमन यहाँ पर 2 है, ये वाला 2 है, इसमें से एक 2 आ गया, यहाँ पर ये 3 है तो इसमें से एक 3 आ गया, यानी 2 गुणा 2 गुणा गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आ जाएगा आपके पास HCF। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा बेटा, जो बच गया है वो भी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 12 तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है कॉमन वाला तो आएगा ही आएगा, 12 तो आएगा ही आएगा। अब बचा क्या क्या, देखो यहाँ से बच गया 3 तो ये 3 भी आ जाएगा, यहाँ से बच गया 2 तो ये 2 भी आ जाएगा। इसका मतलब 12 तिया 36, 36 दूनी कितना होता है 72। अब आप जब इनकी गुणा करेंगे, कहने का मतलब अगर आप 36 और 24 की गुणा करें, ठीक है, और जो इनका HCF एलसीएम आया है 12 और 72, इन दोनों की अगर आप गुणा करें तो ये गुणा आपस में बराबर आएगी 100%। आप चाहे करके देख लेना, आप करके देख लेना, ये गुणा बराबर ही आने वाली है। 12 दूनी होता है 24 का 4, हासिल लगा कितना 2, और 12 सत्ते 84, 84 और 2 कितना हो गया 86, 864, और ये गुणनफल जो है ये भी 864 ही आएगा। ठीक है, अब इसी पर वो क्वेश्चन हमें थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं, मतलब कि आपको दोनों में से एक संख्या दे देंगे, दोनों का HCF एलसीएम दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ दूसरी संख्या क्या है। इसी में ही क्वेश्चन में चेंज करके बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहां से, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड ने ये बताया था कि अब देखो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक एनसीईआरटी में अब नहीं है लेकिन बिहार बोर्ड में है, इसलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई दो पूर्णांक होते हैं ए और बी, तो उसके लिए बेटा एक तीसरे जो है क्यू और आर इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं होती हैं कि ए बराबर क्या हो जाता है बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पर जो आर का मान होता है, आर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, आर का मान हमेशा बी से क्या होता है, आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है लेकिन 0 के बड़ा या बराबर होता है। आर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, शेषफल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी जाती है यहाँ पर 24, और 24 को आपसे बोला जाता है कि जो 24 है ना, इस 24 को आप क्या कर दो, इस 24 को आप 9 से भाग दे दो। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप इसको कैसे भाग दोगे, इसको आप इस तरीके से भाग दोगे कि भाई देखो आपने यहाँ पे लिखा 24 और इसको आपने 9 से भाग दिया, तो कितनी बार में जाएगा पाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 बार में पाड़ा चला, कितना बच गया 14 में से 8 गया 6, 6 बच गया। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 9 क्या है, ये 9 जो है इसकी हम जब 2 बार गुणा करते हैं और फिर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, जब इसमें हम 6 जोड़ते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलता है भाज्य, यानी कि 24 मिलता है। ये 24 क्या है आपका भाज्य है। ठीक है, ये 9 क्या है आपका, ये आपका भाजक है जिससे भाग दे रहे हैं। ये 2 क्या है आपका भागफल है। ठीक है, और ये जो 6 है ये आपका क्या है शेषफल है। तो हमने छोटी क्लास में भी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने छोटी क्लास में, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये वही बात है जो यूक्लिड जी ने हमें ये बात बताई है, ये वही बात है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को, बस इतनी सी ही चीज थी, क्लियर है। चलिए इसके बाद बच्चों अब इस पर ना क्वेश्चन पूछा जाता है यूक्लिड से एचसीएफ निकालने का। तो जब यूक्लिड से एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन पूछा जाए तब आप कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता। दोनों में से बड़ी संख्या कौन होती है वो देखते हैं पहले। तो देखा दोनों में से बड़ी संख्या है 225। अब हम क्या करेंगे, 225 को जो है भाग देंगे किससे, 135 से। 135 से भाग देंगे, एक बार में पढ़ा चलेगा 135 आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 में से 3 या 9, है ना। अब हमने क्या देखा, अब ये 90 जो है शेषफल 0 तो नहीं है, तो इस 135 को हम क्या कर देंगे भाज्य बना देंगे। 135 को भाज्य बना दिया, कितनी बार में पढ़ा चलेगा, फिर एक बार में पढ़ा चलेगा, तो कितना आएगा 90 एकम 90, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। अभी भी देखो शेषफल 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस 90 को अब की बार क्या बना देंगे भाज्य बना देंगे। तो लेकिन 45 के पहाड़े में तो 2 बार में 90 आ जाता है, 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा शेषफल आ जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। और फिर क्या होता है बेटा, जो अंतिम भाजक होता है, ये क्या है, ये अंतिम भाजक है ना, और यही हमारा क्या है, यही हमारा बच्चों यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। जो अंतिम भाजक है सबसे लास्ट में जिससे आपने भाग दिया है वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब लास्ट आता है बेटा एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल ये लिखना है कि माना जो √2 है वो कैसी संख्या है, माना √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो वही होती है ना जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दो फटाफट से, वर्ग करो और बताओ कितना आ जाएगा। वर्ग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √2 का वर्ग बराबर p का वर्ग बटे में q का वर्ग, है ना। अब यहाँ से अगर मैं p का वर्ग निकालूं तो क्या आएगा, p का वर्ग आ जाएगा आपके पास √2 का वर्ग हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास q²। ठीक है, इस q² की इधर गुणा हो जाएगी।
तो यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर जो है वो 2 के पहाड़े में आ रहा है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है बच्चों, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो फिर क्या होता है, पी भी क्या होता है, 2 से विभाज्य होगा। अब मान लो अगर P 2 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो 2 के पहाड़े में आएगा। अब P हमें तो नहीं पता कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर, माना क्या माना भाई कि जो P है वो 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, R बार में आता है। अब यहाँ पर फिर से वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और गुणा में ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब जरा ठहरो, यहाँ पर देखो बेटा ये जो P और Q थी ये कैसी संख्याएं थी बेटा, यहाँ पर ये P जो Q आपकी संख्याएं थी ये दोनों सह अभाज्य थी। P और Q कैसी संख्याएं थी, सह अभाज्य संख्याएं थी। यहाँ पर P और Q कैसी संख्याएं थी, सह अभाज्य संख्याएं थी। सह अभाज्य का मतलब आप जानते हैं कि जिनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यही हमें यहाँ पर देखना है। अब ये भी P स्क्वायर का मान है, वो भी P स्क्वायर का मान है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा में Q स्क्वायर बराबर 4 गुणा में R स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बच्चों Q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 R स्क्वायर यानी कि 2 R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि Q स्क्वायर जो है वो भी 2 के गुणा में आ रहा है, मतलब Q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर बेटा Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है फिर तो क्या होगा, फिर तो Q भी 2 से विभाज्य होगा क्योंकि वो भी 2 के पहाड़े में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगर Q 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब तो सीधा सा यही हुआ ना कि Q जो है वो भी 2 के पहाड़े में आएगा। पर क्या आप जानते हो कितनी बार में आएगा, नहीं। क्या मैं जानता हूँ, नहीं। कौन जानता है, कोई नहीं जानता, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि S बार में आएगा। ठीक है, अब देखो P जो है वो भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, कितनी बार में, R बार में, और जो Q है वो भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, ये आ रहा है S बार में। तो बेटा अगर मैं इन दोनों का HCF निकालू, इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, S और R तो हमें पता ही नहीं है, हम क्या देख पा रहे हैं, इनका HCF तो आ रहा है 2, जो दोनों में कॉमन है, ये 1 तो नहीं आ रहा। जबकि हमने तो ये माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य तो वही होती है जिनका HCF 1 आता है, पर यहाँ पर HCF आ रहा है 2, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ यही है जो हमने माना है, हमने गलत माना है, हमने उल्टा माना। हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √2 परिमेय संख्या तो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के, जो कि हमारी कल्पना के क्या है बच्चों, विरुद्ध है। अब बच्चों आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना था, क्या करना था, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बोर्ड में पूछा ही पूछा जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि ये चीज आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। आज हमने पूरा जो अपना चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे ने भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा ऐसे ही रिविजन होगा, फटाफट फटाफट सारी चीजें रिवाइज करनी होंगी। अब बच्चों मिलूंगा आपसे मैं अगली क्लास में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपको अच्छे से रिविजन हो गया है, तो बेटा लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक जो है बच्चों बहुत अहमियत रखता है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की ये जो क्लास है, आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।